हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलो में। आज क्लास नंबर 6 है और कल जो है हमने एफएसएसएआई का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ रखा है। ठीक है, अब एफएसएसएआई के फ्रेमवर्क में ही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो कि हमें आज पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, एफएसएसएआई में क्या होता है। एफएसएसएआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक अपेक्स बॉडी है। ठीक है, इसी के अंडर काम होता है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, एक होती है चेयरपर्सन की। ठीक है, एक होती है चेयरपर्सन की, दूसरी होती है सीईओ। तो चेयरपर्सन के अंडर क्या है, फूड अथॉरिटी आती है। तो ये फूड अथॉरिटी एंड चेयरपर्सन हमने बहुत ही डिटेल में जो है कल डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम डिस्कस करेंगे सीईओ। सीईओ के बारे में भी मैंने कल डिस्कस कर लिया कि इनका फुल टाइम वर्क होता है। ठीक है, फुल टाइम वर्क होता है, आईएएस ऑफिसर ही सीईओ होते हैं इनके। और अब इस सीईओ को असिस्ट करने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे होते हैं एक साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सीएसी। तो वन बाय वन हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे साइंटिफिक कमेटी या फिर साइंटिफिक पैनल। ठीक है, साइंटिफिक पैनल। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम आप इसके आप पीडीएफ प्रोवाइड करोगे क्या। तो नहीं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि आपको देखो 100 मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 अगर सिक्योर करने हैं तो थोड़ा सा ना अपने एफर्ट्स लेना सीखो। जहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करना है वहाँ पे मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जीके का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपने अगर परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है। ठीक है, परचेस करके उसको अच्छे से पढ़ना। लेकिन जहाँ पे आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं 100% आपको हार्डवर्क करने ही लगाऊंगी। तो आपको जो फूड अथॉरिटी का है या जो हमारे फंक्शंस एंड रोल्स वगैरह जो 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है, प्लीज़ उसके लिए खुद से नोट्स बनाइए। हो सकता है खुद से कुछ पढ़ना पड़े तो वो भी पढ़िए। वैसे तो आज तक कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जहाँ जहाँ तक मैं जो भी कुछ नोट डाउन करके दे रही हूँ वो सारा आपको खुद से नोट करना है। ठीक है, तो देखो, साइंटिफिक पैनल जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एफएसएसएआई को पूरा राइट है। ठीक है, इसको हैज ऑल राइट्स, इसको पूरा अधिकार है कि ये कितने भी जो है इस्टेब्लिश कर सकता है, इस्टेब्लिश राइट्स टू इस्टेब्लिश साइंटिफिक पैनल। ठीक है, राइट्स टू इस्टेब्लिश साइंटिफिक पैनल, लाइक जो भी इसको नेसेसरी लगता है कि भाई हमें इतने, अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल 2021 में कितने साइंटिफिक पैनल है, 21 साइंटिफिक पैनल है। ठीक है, 21 साइंटिफिक पैनल है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ। लेकिन अगर 2022 में जाकर हमको लगता है कि भाई नहीं, और दो चार ऐसे साइंटिफिक पैनल हमको बनाने चाहिए, क्योंकि वर्क जो है वर्क बढ़ रहा है और वर्कलोड बढ़ रहा है, और कोई ऐसे रोल है या फिर कोई ऐसा डोमेन है जहाँ पे अभी तक के जो 21 साइंटिफिक पैनल्स है उनकी नज़र नहीं गई है, और वो डोमेन जो है एक तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि और एक्स्ट्रा एक साइंटिफिक पैनल बना दिया जाएगा, साइंटिफिक पैनल बना दिया जाएगा। तो ये राइट किसको है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर इंडिया को है। और ये अगर चाहे तो ये साइंटिफिक पैनल बढ़ा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ कितने साइंटिफिक पैनल है इंडिया में, एज ऑफ नाउ 21 साइंटिफिक पैनल प्रेजेंट इन 2021। तो अच्छे से मतलब याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, ये 2021 में 21 साइंटिफिक पैनल है। ये जो है साइंटिफिक पैनल कौन से सेक्शन के तहत आता है एफएसएसए एक्ट के, तो ये एज पर द, मैंने कल भी बताया था, ये एज पर द सेक्शन 13। ठीक है, कितना, सेक्शन 13 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। ठीक है, अब ये साइंटिफिक पैनल, इसका एक्चुअली काम क्या होता है। तो देखो, साइंटिफिक पैनल जो है ये इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट का एक पूरी कमिटी होती है। ठीक है, ये जो साइंटिफिक पैनल है ये एक्सपर्ट्स कहो या फिर और साइंटिस्ट, ठीक है, जो फूड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी है, इनका ये पूरा एक कमिटी होता है, एक पूरा इनका जो है ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो साइंटिफिक पैनल्स होते हैं ये कौन से डोमेन को हैंडल करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन से डोमेन पे ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगी। 9 अप्रोक्स 9 जो है साइंटिफिक डोमेन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला आता है फूड एडिटिव्स। क्या आता है, फूड एडिटिव्स। अब ये फूड एडिटिव्स क्या चीज़ है, ठीक है, फूड एडिटिव्स क्या चीज़ है, थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं ना। फूड एडिटिव्स देखो,
ये ऐसी चीजें जो आपके अनाज में, आपके सीरियल्स में, आपके फूड में ऐड ऑन किए जाते हैं। ये किस लिए ऐड ऑन किए जाते हैं कि आपका खाना क्या रहे, मेंटेन रहे, उसमें फ्रेशनेस मेंटेन रहे। ठीक है, उसमें फ्रेशनेस मेंटेन रहे, वो खराब ना हो, या फिर उसकी क्वालिटी क्या हो, इम्प्रूव की जाए। ठीक है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए। अगर न्यूट्रिशन में कुछ कमी है किसी भी फूड में, तो उसमें साइंटिफिकली मॉडिफिकेशन करके न्यूट्रिशन ऐड किए जाए, उसका टेस्ट इंप्रूव किया जाए। ठीक है, उसका टेस्ट इंप्रूव किया जाए या उसका टेस्ट चेंज किया जाए, टेक्सचर, उसका टेक्सचर चेंज किया जाए। ठीक है, टेक्सचर चेंज किया जाए, या फिर उसका अपीयरेंस देखने, कहा जाता है ना कि जो खाना है सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, फिर हम उसे जो है मतलब लाइक खाते हैं, है ना। तो उसका अगर अपीयरेंस बहुत बढ़िया होगा तो फिर वो अपीलिंग होगा, अपीलिंग होगा तो क्या होगा कि हम उसे खाने के लिए जो है उसको प्लेट में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये फूड एडिटिव्स में, फूड एडिटिव्स एक डोमेन है जिसके ऊपर एक साइंटिफिक पैनल बैठता है। ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है, और देखा जाता है कि कौन से फूड एडिटिव्स हमको ऐड करने हैं, कौन से फूड एडिटिव्स खराब है जो कि हमारे हेल्थ को खराब कर रहे हैं, हमारे हेल्थ को हजार्डस है, हमारे लिए रिस्क है, वो एडिटिव्स निकाल दिए जाते हैं। तो ये तो रिस्क को जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी हमको ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि देखो इसके ऊपर भी, ये जो डोमेन है इसके ऊपर भी जो है हमारा साइंटिफिक पैनल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, साइंटिफिक पैनल्स होते हैं इसके ऊपर, फूड एडिटिव्स के ऊपर। सेकेंड सेकेंड कौन सा डोमेन है जहाँ पे साइंटिफिक पैनल के लिए जगह है, जैसे कि फूड फ्लेवरिंग। कौन सा? फूड फ्लेवरिंग। आप लोगों ने बहुत बार ये नाम भी सुना होगा, फ्लेवर्स वगैरह। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स के आप नाम ले लो, फिर अलग अलग फ्लेवर्स के आपको आइसक्रीम मिल जाते हैं, केक मिल जाते हैं। ठीक है, व्हाट नॉट, मतलब अलग अलग फ्लेवर का मिल जाता है। जैसे आपने मिंट चॉकलेट आइसक्रीम खाया होगा, अजीब सा आइसक्रीम है, आई डोंट नो लोगों को कैसे पसंद आता है। जिसको पसंद आता है ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैंने आपकी भावनाओं को हर्ट किया, बट ऐसे मतलब फूड फ्लेवरिंग से क्या होता है कि आप जो चाहे उस तरह का फ्लेवर बना सकते हो। ठीक है, उस तरह का फ्लेवर कर सकते हो। देन प्रोसेसिंग एड्स। अब ये प्रोसेसिंग एड्स क्या चीज़ है? ठीक है, प्रोसेसिंग एड्स, इसके ऊपर भी साइंटिफिक पैनल होता है। तो प्रोसेसिंग एड्स जो होता है, यहाँ पे मैं इसको डिटेल में यहीं पे बता देती हूँ। तो देखो ये क्या होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं, या फिर ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, या फिर ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, एक्चुअली इसको यूज किया जाता है फॉर फूड प्रोडक्शन, फॉर फूड प्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, जिससे होता यूं है कि आप जो भी खा रहे हो, ठीक है, कलर जिंक लेते, आप जो भी खा रहे हो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, या फिर उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो जाता है। जैसे ना फूड प्रोसेसिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है कि भाई गेहूं है, तो अब गेहूं से हमको कुछ फूड प्रोसेस करना है, आपको दूसरी चीज बनानी है, जैसे मैदा वगैरह हो गया, तो उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करने के बाद ही हमको मैदा मिलेगा ना, एज इट इज तो मैदा नहीं मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपकी मूंगफली है, अब मूंगफली से हमको तेल निकालना है तो हमको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम तेल निकाल पाएंगे। ऐसे नहीं कि मूंगफली को ऐसे भून लिया और फिर उसको अगर क्रश कर दिया तो तेल निकलता है, नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह की चीज है, तो ये होती है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग एड्स। प्रोसेसिंग एड्स मेनली ये जो सब्सटेंसेस है, ये कहाँ पे कॉमनली यूज कहाँ पे किए जाते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम और आप लोग भी यूज करते हैं। तो जैसे कि बेकरी में, ठीक है, बेकरी में हुआ, और कहाँ यूज होता है, यहाँ पे यूज एट बेकरी हो गया। मीट, मीट प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, मीट प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। और कहाँ पे यूज करता है, जाम्स, जो हम जाम्स वगैरह खाते हैं, किसान जाम, ये जाम वो जाम, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड ही, जो हमारे सॉरी जो फ्रूट्स है वही मिलाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। उस जाम को बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग एड्स उसमें ऐड किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जाम सही से बना रहता है, खराब नहीं होता है। जेली हो गया, ठीक है, अलग अलग जेलीज जो छोटे बच्चे खाते हैं, तो ये जो है ये प्रोसेसिंग एड्स में आता है इसकी बात। एंड मटेरियल्स इन कांटेक्ट विथ फूड। ठीक है, जो हमारा डोमेन है या फिर हमारा साइंटिफिक पैनल है, एंड सम मटेरियल्स, ठीक है, एंड मटेरियल्स इन कांटेक्ट विथ फूड। समझ रहे हो? अभी तक हमने दो पॉइंट्स देखे या दो डोमेन देखे जहां पे साइंटिफिक पैनल्स बिठाए जाते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव हो गया, फूड फ्लेवरिंग, प्रोसेसिंग एड्स, मटेरियल्स इन कांटेक्ट विथ फूड। ठीक है, अब जो अगला डोमेन है, ठीक है, जैसे कि 9 डोमेन है, यहाँ पे हमको वन बाय वन देखना है।
तो देखो 9 डोमेन है। फूड एडिटिव्स हो गया, फूड फ्लेवरिंग हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट आता है, लेट मी चेंज माय पेज। ओके, पेस्टिसाइड, ठीक है, कलर भी चेंज कर लिया जाए, हाँ सेम है। पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज इसके बारे में मैंने पहली ही क्लास में, आई थिंक ये बहुत डिटेल में बताया, पहले आई थिंक सेकेंड क्लास में बताया। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज। तो देखो ये जो होता है इसके ऊपर साइंटिफिक पैनल होता है, ठीक है। साइंटिफिक पैनल जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार करके जो है चीज़ें बताते रहते कि किस तरह से जो है रेसिड्यूज होने चाहिए, इसका एमआरएल कितना होना चाहिए। एमआरएल क्या होता है, मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है, ठीक है, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट होती है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, मैक्सिमम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप मैक्सिमम का फुल फॉर्म लिख लेना, मैक्सिमम रेसिड्यूज लिमिट कहते हैं जिसे। ये लिमिट के बाहर अगर चीजें जा रही है तो वो क्या है, वो गलत बात है, वो रेसिड्यूज वहां पे मौजूद नहीं होने चाहिए। वो फूड, वो अनाज हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए खतरा बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक साइंटिफिक पैनल होता है। सेकेंड डोमेन कौन सा है जहाँ पे साइंटिफिक पैनल की जरूरत आन पड़ती है, तो देखो सेकेंड डोमेन यहाँ पे जो आता है ये आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड फूड्स। क्या है, जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स एंड फूड्स। अब आप लोगों को पता होगा वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जैसे लाइक भेड़ हो गया, बकरी हो गया, डॉग्स एंड ऑल, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इस तरह के पेट जो जानवर है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अब इसमें भी क्या हो रहा है ना कि लोग क्या कर रहे हैं ना, इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली, जैसे ना हम लोग अगर कुछ इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा कम कर देना, शुगर की मात्रा कम कर देना, जिससे वेट लॉस वगैरह हो सके वगैरह वगैरह। बट इससे क्या होता है ना कि भाई आपकी जो नेचुरल क्या कहेंगे, जो नेचुरल 100% जिसकी जरूरत है हमें, वही चीज अगर मिसिंग होगी तो वो फूड खाने में कुछ मतलब रहेगा क्या, बिल्कुल फूड खाने में वो मतलब नहीं रहेगा। एंड ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीजें कर की जा रही है, इसके ऊपर एक साइंटिफिक पैनल होता है जो सोच विचार करके ही एक लिमिट डिसाइड करता है, ठीक है। एक लिमिट डिसाइड करता है कि भाई इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, अगर इसको क्रॉस कर दिया आपने तो क्या होगा कि वो जो अनाज है, जो भी आप बना रहे हो, फूड प्रोसेस कर रहे हो या ऑर्गेनिज्म प्रोसेस कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, उसका सेल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? एकदम मतलब सिंपल सी बात है ये, इसके ऊपर साइंटिफिक पैनल होता है। सेकेंड सेकेंड आता है डाइटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, अब डाइटिक प्रोडक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। डाइटिक प्रोडक्ट्स ये लिखना है आप लोगों को, डाइटिक प्रोडक्ट्स। तो देखो डाइटिक प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसमें क्या होता है कि इसमें चेंजेस किए जाते हैं, रेसिपी में ही इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं, या फिर कहेंगे मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन या फिर अल्टरेशन कहेंगे, अल्टर करना, अल्टर इज द राइट वर्ड ओवर हियर, अल्टरेशन। अब अल्टरेशन करके क्या किया जाता है, सपोज मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, या फिर मुझे वेट गेन करना है, तो मेरा डाइट इस तरह से बना दिया जाता है जिसमें मेरे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा कर दी जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स ज्यादा कर दिया जाए, फैट्स ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि मुझे वेट बढ़ाना है। अब किसी को वेट कम करना है तो उसी उसके डाइट में क्या करेंगे कि कार्ब्स कम कर देंगे, फैट कम कर देंगे, बट इसके भी एक लिमिट होनी चाहिए, इसका भी साइंटिफिकली प्रूवन एक डाइट प्लान होना चाहिए। जो बंदा आपको डाइट का प्लान बता रहा है या फिर जो डाइटिक प्रपोजल दे रहा है या डाइटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी सेल कर रहा है, उसको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो बंदा उसको खा रहा है उसको किसी भी तरह का हजार्डस जो है या फिर उसको किसी भी तरह का रिस्क ना हो, ठीक है। मैंने परचेज कर लिया कोई चीज और उससे मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, उल्टा मेरा वेट लॉस हो रहा है, या फिर मुझे कुछ अलग तरह की एलर्जी वगैरह हो रही है, तो फिर ये इसमें किसका प्रॉब्लम है, जो ग्राउंड लेवल पे कंज्यूमर है उसी को प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो इसीलिए एक साइंटिफिक पैनल बैठता है डाइटिक प्रोडक्ट्स के लिए भी। नेक्स्ट इसमें फंक्शनल प्रोडक्ट्स भी है, फंक्शनल फूड्स भी है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे डाइटिक प्रोडक्ट बताना जरूरी था तो मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। सेकेंड सेकेंड कौन सा डोमेन है जहाँ पे साइंटिफिक पैनल की जरूरत आन पड़ती है, तो देखो बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, बायोलॉजिकल हजार्ड।
जो बायोलॉजिकल धोखे होते हैं या फिर कहेंगे कि जो बायोलॉजिकल इस तरह से हजार्डस सिचुएशन हो जाती है कि मॉडिफिकेशन इतने गंदे लेवल पे किया जा रहा है हर चीज का। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां पे मुर्गियों को इंजेक्शन दिया जाता है, उनको इस तरह की प्रोटीन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो सोयाबीन वगैरह वो लोग खाते हैं उसमें कुछ इस तरह से मिलावट कर दी जाती है कि उनका वेट जो है वो बढ़ जाना चाहिए, टाइम से पहले ही वो मुर्गी मैच्योर हो जानी चाहिए और फिर उनको बेच दिया जाता है। बट हम जब खाते तो हमारी हेल्थ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये इस तरह की बायोलॉजिकल हजार्डस ना हो इसलिए भी एक साइंटिफिक पैनल बिठाया जाता है। सेकेंड सेकेंड होता है, सेकेंड जो डोमेन है वो है कौन जो हमारे कंटामिनेंट है, ठीक है। जो कंटामिनेंट का मतलब, कंटामिनेंट क्या करते हैं, खराब कर देते हैं हर चीज को। कंटामिनेंट्स क्या करेंगे, खराब। कंटामिनेंट्स इन द फूड चेन, कंटामिनेंट्स इन द फूड चेन, इसके ऊपर भी जो है साइंटिफिक पैनल बिठाया जाता है। इसीलिए फूड चेन पहले पढ़ना जरूरी था। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। देखो फूड चेन में पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म होता है, ये खत्म होता है कंज्यूमर पे, ठीक है। कहाँ पे खत्म होता है, कंज्यूमर पे खत्म होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा जो साइकिल चल रहा है या फिर पूरा जो ये चेन चल रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर से जो, अरे यार, प्रोड्यूसर से जो चेन चल रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर से जो चेन चल रहा है और जो कंज्यूमर पे जाके खत्म हो रहा है, तो ये इन बीच में, इसके बीच में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, किसी भी तरह की गंदगी ना ऐड की जाए, ठीक है। तो ये इसका एक साइंटिफिक पैनल बिठाया गया है उसके लिए, और देखा गया है कि भाई इस तरह की चीजें बाद जो आगे चलकर ना हो, अगर पहले हो चुकी है तो उस तरह की चीजें हो कि जिसने की है उसको सजा दी जाए ना, ऑल इस तरह की बातें, ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं जो फूड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। देन पॉइंट आता है 8 नंबर पॉइंट, लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग, लेबलिंग के भी लिए भी साइंटिफिक पैनल होता है। यहाँ पे क्यों लेबलिंग के लिए क्यों साइंटिफिक पैनल बिठाया जा रहा है भाई, इसीलिए बिठाया जा रहा है कि अगर आप लेबलिंग सही से करोगे तो कंज्यूमर, जो अवेयर कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको मालूमात है हर चीज की, जिसको नॉलेज है हर चीज का, वो बंदा वो बंदी क्या करेगा कि वो खरीद लेगा, वो फूड प्रोडक्ट खाएगा। बट जिसको लाइक की नॉलेज है फिर भी अगर आप लेबलिंग सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेबलिंग ही गलत कर दिया आपने, आपका एफएसएसआई का लोगो लगाया नहीं कहीं पे, आपने आपका एफएसएसआई का जो क्या कहेंगे लाइसेंस नंबर सही से नहीं दे रखा है, ठीक है, लाइसेंस नंबर नहीं दे रखा है, तो जिसको नॉलेज है वो बंदा क्या करेगा, वो प्रोडक्ट देखेगा, अच्छा लोगो नहीं है, लोगो नहीं है उसके ऊपर, लाइसेंस नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हालांकि वो प्रोडक्ट अच्छा भी हो सकता है। तो लेबलिंग अच्छे से करना जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक पैनल फॉर मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, लेट मी रब दिस, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। आप लोगों को पता होगा सैम्पलिंग बहुत बहुत ज़्यादा टाइप की होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइप की होती है, बट मैं सिर्फ दो सैम्पलिंग यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक होती है 100%, एक होती है रैंडम, ठीक है। एक होती है 100%, एक होती है रैंडम। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, देखो अब आपके सामने मैंने ऐसे 5 प्रोडक्ट रखे हैं, ठीक है, 5 फूड प्रोडक्ट या फिर कहो कि पकोड़े बने, पकोड़े 5 प्लेट पकोड़े रखे गए हैं, और आपको मैंने कहा कि भाई इसका 100% सैम्पलिंग करो। तो आप क्या करोगे, ये 5 के 5 पकोड़ों की प्लेट उठाओगे, इसका सैंपल मेरे हाथ में दे दोगे और कहोगे कि मैम आप इसका एनालिसिस करो। तो एनालिसिस कैसे किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि अच्छे तेल में इसको तला हुआ है या नहीं, इसका टेस्ट सही है या नहीं, सब कुछ इसका परखा जाएगा। तो ये क्या होती है 100% सैम्पलिंग। बट वहीं अगर मैं कहूंगी कि रैंडम सैम्पलिंग करनी है, अब रैंडम सैम्पलिंग करनी है, आपके सामने 5 पकौड़ों की प्लेट रखी गई है, तो आप क्या करोगे, कोई 1 या 2 प्लेट उठाओगे और लाकर दे दोगे मुझे कि मैम चलो इसका अब एनालिसिस करना है। यहाँ पे हमने रैंडमली 2 प्रोडक्ट उठाए हैं, हमको 100% सैम्पलिंग करनी है कि 100% एनालिसिस करना है, 100% टेस्टिंग करना है, नहीं करना है, यहाँ पे रैंडमली हो रहा है। तो ये होती है सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल उठाए जाते हैं, कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट है, आपको अगर शक हो रहा है तो वहाँ का एक सैंपल उठा लिया, जब आप फूड ऑफिसर बन जाओगे वहाँ का एक सैंपल उठा लिया, उसका टेस्टिंग वगैरह कर लिया। ये होती है सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। इसके लिए भी एक साइंटिफिक पैनल होता है। तो जैसा कि हमने देखा कितने साइंटिफिक पैनल है, हाल फिलहाल 2021 में 21 साइंटिफिक पैनल है।
ठीक है। तो साइंटिफिक पैनल हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया। अब हमको देखना है साइंटिफिक कमिटी। क्या देखना है? साइंटिफिक कमिटी। तो देखो साइंटिफिक कमिटी, लेट मी जस्ट इसका टाइटल डालने दीजिए, साइंटिफिक 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 कमिटी। जो काम साइंटिफिक पैनल नहीं कर सकता वो काम साइंटिफिक कमेटी करती है। ठीक है, ये इतना मतलब नॉर्मल एक इसका इंट्रोडक्शन है जो कि आपके दिमाग में आपको रखना है। तो देखो ये कौन से सेक्शन के तहत आता है एफएसएससी एक्ट के? तो ये एफएसएस एक्ट के सेक्शन सेक्शन नंबर 14 के तहत आता है। साइंटिफिक पैनल सेक्शन नंबर 13 के तहत और साइंटिफिक कमेटी सेक्शन नंबर 14 के तहत आता है। और इसमें क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है साइंटिफिक एक्सपर्ट। क्या करता है? कंसिस्टिंग साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सपर्ट। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स कंसिस्ट करता है ये। ठीक है, जैसे कि आपको पता है साइंटिफिक पैनल में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उसी तरह से जो चेयरपर्सन होते हैं। अब इसमें क्या, इसमें जो है एडिशन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। कैसे? देखो जो हमारे चेयरपर्सन है, ठीक है, हमारे जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक पैनल्स, कितने चेयरपर्सन है? हाल फिलहाल 21 चेयरपर्सन है, प्लस प्लस 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो हमारी साइंटिफिक कमेटी है उसमें कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? तो 27 मेंबर होते हैं। कैसे? 21 मेंबर तो ऑलरेडी जो साइंटिफिक पैनल में है, जो साइंटिफिक पैनल जो 21 साइंटिफिक पैनल है, उस पैनल के 21 चेयरपर्सन तो ऑलरेडी साइंटिफिक कमेटी में आ जाएंगे, प्लस 6 एक्स्ट्रा। ठीक है, प्लस 6 एक्स्ट्रा साइंटिफिक एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट, ये लिखना यहाँ पे जरूरी है। इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट यहाँ पे इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। समझ में आ गया? साइंटिफिक पैनल। अब ये साइंटिफिक कमेटी का क्या काम होता है, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक कमेटी? रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करने के लिए साइंटिफिक साइंटिफिक इनके जो विचार होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करना है इनको क्या? साइंटिफिक ओपिनियन। क्या प्रोवाइड करना है? साइंटिफिक ओपिनियन। टू हुम? टू अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? फूड अथॉरिटी। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी? फूड अथॉरिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है फूड अथॉरिटी में 22 मेंबर होते हैं। इन 22 मेंबर को असिस्ट करने के लिए जो सीईओ के अंडर काम कर रहे, साइंटिफिक कमेटी हो गया, साइंटिफिक पैनल हो गया, सीएसी हो गया, ये सब इनको क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे टू द फूड अथॉरिटी। ठीक है, टू द फूड अथॉरिटी, ये आपको याद रखना है। और इसके पावर क्या होते हैं? साइंटिफिक कमेटी का पावर एक्चुअली क्या है? तो साइंटिफिक कमेटी का पावर ये होता है कि ये जो है पब्लिक हियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, टू होल्ड पब्लिक पब्लिक हियरिंग, पब्लिक हियरिंग्स मतलब नॉर्मल हियरिंग होती है वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, वेर एवर, वेर, ठीक है ये मिटा दिया जाए, वेर नेसेसरी, जब कभी भी ज़रूरत आन पड़ती है तब ये जो हमारी साइंटिफिक कमेटी होती है ये पब्लिक हियरिंग रख सकती है। पब्लिक हियरिंग क्या चीज़ होती है? देखो पब्लिक हियरिंग आप दो तरह से भी इसको समझ सकते हो। एक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, फूड जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो रहा है और वहाँ पे आप चले गए, कोई किसी कोर्ट में चले गए, तो वहाँ पे पब्लिक हियरिंग उसको भी कहेंगे आप लोग। या फिर कोई पब्लिक के द्वारा, ठीक है, ये जो है पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए भी पब्लिक हियरिंग रख सकते हैं। मतलब जो फॉर्मल लेवल का जो होता है ना कि भाई जज है एंड ऑल, इस तरह का मतलब नहीं होगा, ये इनफॉर्मल लेवल की पब्लिक हियरिंग रख सकता है। कौन रख सकता है? तो साइंटिफिक कमेटी, ये इसके पास पावर होता है। ठीक है, साइंटिफिक कमेटी के पास ये पावर होता है। अब एक कमेटी बचती है हमारी, कौन सी कमेटी बचती है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसका हम टाइटल डाल लेते हैं। कौन सी कमेटी बच रही है? तीसरी कमेटी कौन सी? सेंट्रल एडवाइजरी। अब एडवाइजरी कमेटी नाम से पता चल रहा है भाई इनको एडवाइस करने का काम है ना, इनके पास क्या काम है? एडवाइस करने का। CAC,
ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए, CAC, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। जो हमारे CEO होते हैं ना फूड अथॉरिटी के, ठीक है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, सीईओ ऑफ फूड अथॉरिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सीईओ फूड अथॉरिटी, ये एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं CAC के, इज एक्स ऑफिशियो ऑफिशियो चेयरपर्सन चेयरपर्सन ऑफ CAC। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको ऐसा नहीं है कि सरकार बस आपको एक काम करने के लिए, एक पोस्ट के लिए सैलरी देगी, बिल्कुल नहीं। आप भले ही किसी एक पोस्ट पे क्वालिफाई हो जाओ, आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। तो जो हमारे सीईओ है, ठीक है, जो हमारे सीईओ है फूड अथॉरिटी के या फिर FSSI के, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन बनने का। ठीक है, अब जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस या कहो तो इसका मेन रोल क्या चीज है। तो देखो, इसका रोल होता है कि इंश्योर करना होता है, इसको क्या क्या इंश्योर करना होता है कि भाई कॉरपोरेशन किस तरह से चल रहा है, कि कॉरपोरेशन बिटवीन होम, बिटवीन अथॉरिटी, मतलब फूड अथॉरिटी, ठीक है, बिटवीन अथॉरिटी प्लस हमारे जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, उनमें किस तरह का तालमेल है, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने लॉज बना रखे हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो भी लॉ बना रखे है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये काम किसका होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का होता है। ये एकदम क्लोजली ध्यान देते हैं, ठीक है, ये क्लोजली एकदम कहेंगे कि ऑब्जर्व करते हैं सारी चीजें सही से हो रही है या नहीं हो रही है। स्पेसिफिकली ये देखते हैं प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, ये प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क कहाँ कहाँ है, ठीक है, जो पोटेंशियल रिस्क है उनको कम करने का काम करेंगे ये, ठीक है। और देखेंगे कि नॉलेज वगैरह, जो भी नॉलेज बिल्डिंग जैसी चीजें है, ठीक है, नॉलेज जो भी लाइक कहीं साइंटिफिक पैनल में किसी ने कोई बात कह दी, ठीक है, किसी ने कोई बात कह दी या फिर साइंटिफिक कमेटी ने किसी ने कोई बात कह दी, तो वो अगर नॉलेजेबल होगा तो उसके बारे में भी ये लोग जो है सोचते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का होता है। अच्छा, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं मैम? तो देखो, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में ना कुछ पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के देती हूँ। तो CAC में एक्चुअली क्या होता है कि कंसिस्ट करते हैं ये बहुत सारे यहाँ पे जो है मेंबर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स ईच, ठीक है, 2 मेंबर्स ईच फ्रॉम 2 मेंबर्स ईच, स्पेलिंग गलत हो गई, 2 मेंबर ईच, कहाँ कहाँ से कौन से डोमेन से, तो वो आपको यहाँ पे पॉइंट करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री, ठीक है, फूड इंडस्ट्री से 2 लोग होंगे, ठीक है। देन होंगे एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई फार्मर होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिसको जो इस डोमेन में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, वो 2 मेंबर इसके CAC के मेंबर बनेंगे। देन होता है कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स डिपार्टमेंट हो या फिर कंज्यूमर हमारी कमेटी हो, कंज्यूमर हमारी मिनिस्ट्री हो, तो उसमें से 2 मेंबर ले लिए इन्होंने। देन रिलीवेंट, ठीक है, रिलीवेंट, ये रिलीवेंट जो शब्द है बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। रिलीवेंट रिसर्च बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरी, जैसे NABL वगैरह हो गया, अगर वहाँ पे कोई बहुत जानकार पर्सन होगा तो उसको एज अ मेंबर हम यहाँ पे जो है अपॉइंट कर देंगे, कहाँ पे, CAC में। देन कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है, कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी, यहाँ से भी 2 मेंबर जो है इसके, इस डोमेन से भी 2 मेंबर बनेंगे CAC के मेंबर, 2 पर्सन मेंबर बनेंगे। एंड चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक कमेटी, देखो, एंड चेयरपर्सन्स ऑफ साइंटिफिक कमेटी,
तो आप बोलोगे मैम साइंटिफिक कमिटी में तो ऑलरेडी साइंटिफिक पैनल के 22 लोग हैं और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप कौन ऐसे लोग होंगे जिसको ये लोग 2 मेंबर के लिए चुनेंगे? तो ये डिपेंड करता है, वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है या फिर सीनियरिटी के हिसाब से या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे 2 मेंबर जो है लाए जाते हैं साइंटिफिक कमिटी से, ठीक है। तो हमने 3 कमिटीज या फिर 3 मेन बॉडीज देख ली है जो सीईओ के अंडर काम करती है, ठीक है। सीईओ के अंडर कौन से पैनल काम करते हैं या फिर कमेटी काम करती है? तो एक है साइंटिफिक पैनल, दूसरा है साइंटिफिक कमेटी और तीसरा है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना? असिस्ट करना फूड अथॉरिटी को, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, फूड अथॉरिटी को असिस्ट करने का इनका काम होता है। तो हमने बहुत ही डिटेल में क्लास नंबर 5 में देख रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट ही बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि सीईओ क्या है, फुल टाइम इनका काम होता है। अभी 2021 में कौन सीईओ है? श्री अरुण सिंगल जी है, आईएएस ऑफिसर, और इन्हीं को असिस्ट करने के लिए 3 कमिटीज बैठेगी, साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। और ये असिस्ट किसको करेगी? यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। ये असिस्ट किसको करेगी? ये असिस्ट करेगी फूड अथॉरिटी को। तो आज क्लास नंबर 6 में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, एंड एक्चुअली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें फैक्चुअल बातें बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए दिए, जो भी यहाँ पर लिख कर दिया है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से लिख लेना। और जो भी मैंने बात यहाँ पर कही है वो भी अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने नोट में नोट डाउन कर लेना, जिससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एज सच परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्लास नंबर 6 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।